राहुल द्रविड़ सर के जाने के बाद बीसीसीआई ने भारतीय टीम का नया हेड कोच गौतम गंभीर सर को बना दिया है और इनफैक्ट ये सुनिश्चित किया है कि साल 2027 तक वो भारतीय टीम के ऑल फॉर्मेट हेड कोच बने रहेंगे। और तो और उनके इस कार्यकाल में ये सुनिश्चित किया गया है कि वो अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे फैसले ले सकते हैं और उन पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि क्या गौतम गंभीर सर का भारतीय टीम के भविष्य के लिए हेड कोच बनना एक बहुत ही इंपैक्टफुल मूव है या फिर ये हमारे लिए बैकफायर भी कर सकता है। क्या है इसकी सच्चाई, चलिए जानते हैं। अरे आराम से भाई साहब, इतना भी सीरियस नहीं होना था, वो थोड़ा सा ज्यादा ही सिनेमैटिक हो गया और उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज वाला, ये जो पूरा हलवा हमें देखने को मिला है। मतलब पहले मुकाबले में भारतीय टीम के एल लग गए और उसके बाद जिस तरीके से हम लोगों ने वापसी की है, जिम्बाब्वे को बोला है कि भाई साहब तुम्हारा कंपटीशन पाकिस्तान से ही है, मतलब हमें इतना भी मजाक में मतलब एक आधा मैच इधर उधर निकल जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। अब पहले मैच के बाद दूसरे मैच में भारतीय टीम ने वापसी की और तीसरे मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने वापसी की। मतलब 3 खिलाड़ी वो नए सीधा प्लेइंग 11 में स्ट्रेट अवे आए वर्ल्ड कप के बाद और उनके आते संगी हमें तो काफी खुशी हुई, सिवाय रियान भाई को छोड़कर। मतलब रियान भाई का तो तुमने साला पराग ही निकाल दिया। वो कह रहे थे पहले मैच में मेरे से रन ना बने, दूसरे मैच में तुम लोगों ने बैटिंग ना दी और तीसरे मैच में मुझे बिठा ही दिया। मतलब ये तो भाई बहुत नाइंसाफी है। जस्टिस फॉर रियान भाई मैं मांग रहा हूं। और वो भी जब मैं ये देखता हूं कि लाइनअप में तुमने 4 ओपनर खिला लिए लेकिन रियान भाई की जगह नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि मैं फिर मिडिल ऑर्डर में खेलता क्यों हूं भाई जब तुम्हें ओपनर ही खिलाने हैं। लेकिन मजाल है कि गिल भाई सिर्फ यहीं तक रुके हैं ना बाबा ना, इस बंदे ने पूरा अपना सिस्टम सेट कर रखा था। मैं तुम्हें समझाता हूं, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। अब पहले तो इन्होंने रियान पराग को बिठा दिया और उसके बाद अभिषेक शर्मा जो ओपनिंग में इतना अच्छा खेल रहा था, पिछले मैच में शतक मारा था, उसको बोला कि तू ओपनिंग करके मेरी जगह लेगा, ले बेटा तेरे को ओपन ही नहीं करने दूंगा, तो उनको नीचे भेज दिया। अब देखो आप सभी लोगों को पता है कि उस चीज का कोई लॉजिक बनता नहीं। अभिषेक शर्मा जो लगातार ओपन करके रन बना रहे हैं, आप उनको मिडिल ऑर्डर में क्यों खिला रहे हो? उससे तो बढ़िया है कि आप रियान पराग को खिलाओ। लेकिन वही बात है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, आप ड्रॉप भी नहीं करना चाहते थे और फिर यशस्वी आ गए थे, आप भी खेलना चाहते थे, तो देयर वाज नो चॉइस। जब आप गिल को कैप्टन बना देते हो तो ये चीज हो जाती है कि फिर अब आपके पास विकल्प ही नहीं है। तो इस तरीके की प्लेइंग 11 के साथ उतरना पड़ता है जो कोई स्टेबल प्लेइंग 11 नहीं है। हालांकि सामने जिम्बाब्वे थी तो कोई लॉजिक नहीं बनता था, आप किसी को भी खिला दो, चहल को भी ओपन करा दो तो भी आप जीत ही जाओगे। तो उस सेंस में हमें सारा मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन भैया गिल भाई ने स्ट्रेटजी बहुत सही लगाई थी शर्मा वाली। लेकिन आप एक चीज मिस कर गए कि सामने ना अब जीजी साहब आ रहे हैं। अगर आप 1.5 आने हैं तो वो 2.5 आने हैं। वो भी कह रहे हैं कि तुम लोग प्लेइंग 11 में 4 ओपनर खिला लो या फिर पूरी प्लेइंग 11 ही ओपनर से बना दो, मेरे को फर्क ना पड़ता, पर मेरे लिए तो ओपन चहल भाई ही करेंगे। एनीवे यार, जिम्बाब्वे से सीरीज खेलने का ना मेरे को 2-3 लॉजिक ही नजर आता है। पहला ये होता है कि चलो आप जिम्बाब्वे क्रिकेट को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं। दूसरा कारण जो मुझे नजर आता है वो ये है कि आईपीएल से बहुत से प्लेयर्स होते हैं जो आईपीएल खेलें फिर नेक्स्ट आईपीएल खेलें, 1 साल का गैप होता है, तो बैठे बैठे जंग ना लग जाए, तो आप कहते हो कि आओ बच्चों तुम्हें दूध भात खिला देंगे। वही लॉजिक मुझे समझ में आता है। क्योंकि देखो यार, इसमें ना अगर आप देखोगे ये जो प्लेयर्स खेल भी रहे हैं ना, इनका T20 में फ्यूचर फिर भी कोई होता नहीं है। क्योंकि अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर एग्जांपल बात कर लो, बंदे ने कितना अच्छा खेला यार। 2023 में भी वो T20s भारत के लिए बहुत अच्छे खेल रहे थे, 2024 में भी ही हैज परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने काफी अच्छी पारी खेली, उसके पहले थाला फॉर अ रीजन उन्होंने सीधा 77 ही मार दिए थे। सो ही इज परफॉर्मिंग रेगुलरली। लेकिन उसके बाद भी क्या उन्हें मौके मिले हैं T20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम के लिए? नहीं मिलते हैं। और यहां से भी आपके 2-3 खिलाड़ी ना फिक्स्ड हैं जो आगे फ्यूचर में आपकी T20 टीम में ड्राफ्ट इन होंगे और मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी पिक्ड कर चुके हैं खुद को। तो उसके बाद सारी चीजें ना सिर्फ फॉर्मेलिटी तक ही घूमती हैं। मुझे जो लगता है जो यहां से हो सकता है वो इतना ही है कि एक आपको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है कि आप अलग अलग प्लेयर्स को अलग अलग पोजीशंस पर ट्राई करते हो। अभिषेक शर्मा से गेंदबाजी करा देते हो कि चलो करके दिखाओ तुम लोग कि क्या क्या एबिलिटीज लेकर आते हो, तो उस हिसाब से हम आपको टीम में फिलअप करने की जरूरत जो है थोड़ी सी कोशिश करेंगे। उसके अलावा ज्यादा कुछ यहां से आपको नहीं मिलता है। एनीवे यार, अब आते हैं जीजी साहब पर। और आप लोगों के मन में शायद ये बात आ रही होगी कि यार उत्कर्ष भाई कोच ही तो बदला है, कौन सा इतना चेंज आ गया जो आप कह रहे हो कि भाई ये बदल जाएगा वो बदल जाएगा, क्या ही होता है, कोच ही तो है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि भाई अगर आप ये सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। और उसका साफ कारण पता है क्या है? क्योंकि जीजी सर का सिर्फ आना क्रूशल नहीं है, लेकिन जिस स्टेज पर वो आ रहे हैं ना, ये बहुत क्रूशल है। ये भारतीय क्रिकेट में एक ट्रांजिशन फेस है जो हर क्रिकेट में, हर स्पोर्ट्स में इनफैक्ट 10-12 साल के बाद आपको जो प्लेयर्स हैं वो खेलते रहते हैं, उनकी एज जाती है, फिर नए प्लेयर्स का दौर आ जाता है, वो हमें देखने को मिल रहा है। उस फेज के शुरुआती हिस्से पर हम पहुंच चुके हैं और यहां पर जीजी सर की एंट्री हो रही है। 2027 का अल्टीमेट ओडीआई वर्ल्ड कप गोल उनके जहन में है। तो यहां से वो जैसी कॉल्स लेंगे और जिस तरीके की आजादी उन्हें दी गई है ना, ये बहुत
बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। और आप जब ट्रांजिशंस की तो बात हम कर रहे हैं कि बदलाव हो रहा है, आप हेड कोच की बदलाव की देख लो। मतलब एक तरफ आपके लिए राहुल द्रविड़ सर थे और एक तरफ जीजी साहब। अगर इनके बीच अगर आपको कंपैरिजन नहीं समझ में आ रहा कि क्या चेंज हुआ है, मैं एक लाइन में समझा देता हूं। अगर आप बात करेंगे द्रविड़ साहब की, तो उनके लिए था अहिंसो परमो धर्म, यानी कि भैया हिंसा विंसा नहीं करनी, आजादी मिल जाएगी। और एक तरफ जीजी साहब है, वो कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें ट्रॉफी दूंगा। तो आपको समझ में आया कि दोनों का गोल सेम था, दोनों को भारत के लिए कप जीतना है, ट्रॉफी जीतनी है, सक्सेस चाहिए, लेकिन दोनों का तरीका आपको समझ में आ चुका होगा कि कितना ज्यादा अलग है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक बड़ा मूव है। और भाई मैं तो एक्साइटेड हूं इस चीज को देखने के लिए कि गौतम गंभीर सचिन के बारे में मैं तो इतना जानता हूं कि दो तीन उनकी खूबियां बहुत ही साफ हैं। एक तो अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच है, एक बिल्कुल क्लियर माइंडसेट है, और एक रिजल्ट ओरिएंटेड है। उन्हें पता है कि भाई साहब मेरे को रिजल्ट चाहिए। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ये सारी चीजें वो लागू करेंगे जब इतने बड़े ओहदे पर और इतने मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ वो मतलब समझ रहे हो ना कि उठते बैठते नजर आएंगे। और इनफैक्ट जब ये चीजें होंगी कि बीसीसीआई का प्रेशर, फैंस का प्रेशर, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ, क्या अपने आप को वो थोड़ा सा बदलेंगे या फिर अभी भी उनका विजन एकदम क्लियर है कि भाई देखो उनका क्या है ना कि ये दिस और दैट वाले सिनेरियो में वो नहीं रहते। अगर उनको दिस पसंद है तो सिर्फ दिस पसंद है, फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा नहीं होता। अगर ये है तो ये है। अब मैं यही देखना चाहता हूं कि क्या अभी भी वैसा है। और अगर ऐसा है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं, समझना तुम भाई, तुम्हें कहानी समझा रहा हूं। ऋषभ पंत को लेकर उन्होंने कुछ साल पहले स्टेटमेंट दिया था और बोला था कि ऋषभ पंत यार देखो मेरी समझ से ना उनको बहुत मौके दिए हैं भारत ने, एंड मुझे लगता है कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में फोकस करना चाहिए, वो T20 इंटरनेशनल और इन सारे फॉर्मेट्स के लिए उतने सुटेबल नहीं है। और इनफैक्ट संजू सैमसन को उनसे ज्यादा मौके मिलने चाहिए। और उसके बाद बैक टू 2024, ऋषभ पंत आपको पता है ऑल फॉर्मेट खेल रहे हैं, हमारे लिए एक एक्सपेक्टर खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ऐसे में अब जब ये कहते हैं गौतम गंभीर, अभी रिपोर्ट आई है कि वो T20s में कड़े फैसले लेंगे, बड़े डिसीजंस लेंगे, तो क्या वो ऋषभ पंत को ड्रॉप करेंगे? क्या वो संजू सैमसन को मौका देंगे? या फिर वो कहेंगे कि नहीं अब ऋषभ पंत अडॉप्ट कर चुके हैं और अब मेरी सोच बदल गई है? क्या वो जो क्लैरिटी वो हमेशा रखते हैं कि नहीं मैं बहुत ही क्लियर हूं इस चीज को लेकर, उसमें बदलाव होगा या फिर नहीं? ये सारे सवाल हैं भाई जिनको सुनने में, जिनको आगे देखने में मजा आने वाला है। तो कुल मिलाकर तुम सिंपल समझ लो कि भाई जीजी साहब हैं और जब विराट और रोहित एक ड्रेसिंग रूम में रहेंगे तो तुम पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ भाई, मजे ही मजे आने वाले हैं। भले आपको पता है कि सबके रिजल्ट एक ही है, लक्ष्य सबका एक ही है, पर तरीका बहुत अलग है, तो मजा तो आने वाला है। मतलब एक बात मुझे तो पता चल गई है कि अब कोई डगआउट में ये नहीं बोल पाएगा कि थाला फॉर अ रीजन, क्योंकि तुरंत ही गौतम गंभीर सर बोल देंगे कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, पता है ना तुम्हें। तो अगर इन शॉर्ट आप लोग मेरे से कहेंगे तो यार आपको तो पता है कि मैं एकदम अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच को ना बहुत पसंद करता हूं, और वही चीज मुझे गौतम गंभीर में देखने को मिलती है। तो आई डेफिनेटली लव हिम यार। और मुझे लगता है कि उन्हें एज अ हेड कोच बनाना, जिस तरीके की क्लैरिटी, मेंटालिटी वो लेकर आते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड एग्रेसिव अप्रोच लेकर आते हैं, मैं तो भैया बहुत ही ज्यादा सहमत हूं। और इनफैक्ट मैंने आईपीएल के दौरान एक वीडियो की थी, रील भी किया था, जहां पर मैंने बोला था कि गौतम गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच होना ही चाहिए। तो मैं तो इस चीज के काफी ज्यादा पक्ष में हूं। और देखो यही सारी चीजें ना तो उन्हें खास बनाती हैं। मुझे याद है लखनऊ का एक इवेंट था, जर्सी इवेंट था, वहां पर उनसे पूछा गया कि आपको ये जर्सी कैसी लगी, आपको कौन सी जर्सी सबसे अच्छी लगी? तो वो कहते हैं मेरे लिए तो जो जर्सी चैंपियन बनती है वही जर्सी सबसे सुंदर लगती है। तो इस तरीके की जो मेंटालिटी है ना यार, यही आपको चैंपियन बना देता है, आपका आधा काम ना यही कर देता है, और ये जीजी साहब को खास बनाता है। देखो भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके साथ ना अब आगे आने वाली क्रिकेट भारत की ऐसे ही होने वाली है, या तो इस पार रहेगी या तो उस पार रहेगी, नथिंग इन बिटवीन आपको देखने को मिलेगा। 2027 तक है जीजी। और मैं आपको एक बात बताता हूं, लगभग 4 या 5 हम उसमें जो है आईसीसी इवेंट्स खेलने वाले हैं, और इन 4 में से या तो हम 2-3 जीतेंगे और जीजी साहब का एकदम नाम होगा, और या तो फिर ना ये बंदा चुपचाप भैया रेजिग्नेशन डालकर हट जाएगा। इसी तरीके के ये बंदे हैं, क्योंकि याद होना चाहिए आपको कि जब ये 10 रुपए कमाते हैं ना तो उसमें से 1 रुपए का लंगर चलाते हैं, लोगों को फ्री में खाना खिलाते हैं। अगर ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं 3 करोड़ रुपए में इनका जो है सारा कुछ एग्रीमेंट हुआ रहता है, लेकिन अगर ये नहीं परफॉर्म करते हैं तो ये कप्तानी से भी हट जाते हैं और खुद को ड्रॉप कर लेते हैं, और उसके साथ साथ वो पैसे लेने से भी मना कर देते हैं। कहते हैं कि अगर मैंने आपके लिए कुछ काम नहीं किया तो मैं पैसे लेने का हकदार नहीं हूं। ये है गौतम गंभीर सर की मेंटालिटी। तो इसीलिए भाई साहब जब कोई ऐसे शख्सियत आपके साथ जुड़ता है ना तो आप एक्साइटेड होते हैं। और इसीलिए मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर जब गौतम गंभीर सर हेड कोच बने ना तो जश्न के तरीके से सेलिब्रेट किया गया, और ये बोला गया कि डेफिनेटली एक नया एरा आज से शुरू होता है। तो खैर ये तो हो गया मेरा ओपिनियन, आपका क्या है आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और भाई साहब 368 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट हम इस वीडियो में रखते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है पिछली बार की तरह आप ये भी पूरा कराएंगे। बाकी वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आईपीएल 2025 पर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें यहां पर क्लिक करके देखिए। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।